एल्टीट्यूड आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा द हिंदू न्यूज एनालिसिस। और न्यूज एनालिसिस के माध्यम से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट टॉपिक हमारा संबंधित है जो इंडियन डायस्पोरा है उनके बारे में, चूंकि अभी क्या है, प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है, तो इसी से संबंधित ये न्यूज़ है। तो जो हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने प्रवासी इतिहास को दस्तावेजीकरण रूप में दर्ज करने की अपील की है कि इसका क्या है, दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। जो हमारे प्रवासी रहे हैं उनका इतिहास जो है भारत की विरासत का एक अनोखा हिस्सा है और इसको क्या किया जाना चाहिए, इसमें दर्ज किया जाना चाहिए। जो गिरमिटिया मजदूर रहे हैं पहले, गिरमिटिया एक व्यापक डेटाबेस इनका भी बनाया जाना चाहिए। इनकी जो कहानियां उनको संरक्षित करने चाहिए, इसके लिए फिल्म बनाई जा सकती है, डॉक्यूमेंट्री तैयार की जा सकती है और इनके ऊपर और ज़्यादा शोध करने के ऊपर सुझाव दिया है। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि युद्ध से अधिक बुद्ध का महत्व है, यानी कि हमारे यहाँ क्या था, जो मौर्य वंश के शासक थे अशोक मौर्य, उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद क्या किया था, शांति का मार्ग अपना लिया था युद्ध के बजाय, और बुद्ध धर्म को भी इन्होंने क्या किया था, इस समय अडॉप्ट किया था। और ये कहा था, अब इसी को आधार बना के कहा जा रहा है कि भविष्य जो है युद्ध में नहीं बल्कि किस में है, शांति में निहित है। और जो हमारा धौली अभिलेख है ये शांति का एक महान प्रतीक हो सकता है। कहाँ है धौली, तो ये ओडिशा में स्थित है और यूपीएससी में प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जो अभिलेख है या कोई स्थान है उसको क्या करते हैं, प्राचीन स्थानों को मिलान करवाते हैं, किस स्टेट में है या ये यहाँ की प्रमुख विशेषता क्या थी, इन चीज़ों का मिलान करवाया जाता है। और ये लगातार कई साल से पूछा जा रहा है। जैसे इस बार भी पूछा गया है कि इनाम गांव में उसका संबंध कहाँ से है, महाराष्ट्र से है। गिरमिटियों की कहानी देखें तो जो अभी विश्व गिरमिटिया सम्मेलन है उसको आयोजित करने का भी अभी प्रस्ताव किया गया कि विश्व गिरमिटिया सम्मेलन का भी आयोजन किया जाना चाहिए। गिरमिटिया मजदूर जो प्राचीन काल में क्या होता था, जो ब्रिटिश थे, प्राचीन मतलब मॉडर्न युग में, ब्रिटिश के काल में, ब्रिटिश के टाइम में क्या होता था कि ये लोग यहाँ से भारत के लोगों को क्या करते थे, जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ ले जाकर जो बागान आदि क्षेत्रों में काम के लिए लगा देते थे। इसी को हम गिरमिटिया मजदूर बोलते थे, जो अनुबंध पे क्या करते थे, इन लोगों के साथ जाते थे। तो इनके अनुभवों को संरक्षित करने के लिए हमको क्या है, मौखिक इतिहास योजनाएं चलाने की सलाह दी है। ओमान है, उसमें लगभग 250 साल पुराने गुजराती समुदाय का उदाहरण भी दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो 2019 में जैसे क्वेश्चन पूछा था गिरमिटिया मजदूर से कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में हमको कथन दिए, उन पे हमको विचार करना है। जैसे फर्स्ट है कि महात्मा गांधी गिरमिटिया यानी इंडेंचर्ड लेबर है उस प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। गिरमिटिया मजदूरी के जो गिरमिटिया प्रणाली थी उसके उन्मूलन में सहायक थे, तो ये सही हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने इसके लिए एफर्ट लगाया था। दूसरा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। तो फर्स्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, वो बाद में आते हैं, प्रथम विश्व युद्ध है वो उस टाइम तक हो चुका रहता है। प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने क्या किया था, भारतीयों की भर्ती को समर्थन दिया था, ताकि ये सोच के किया था कि हमको क्या मिलेगा, स्वराज स्वशासन प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसके बाद जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस और महात्मा गांधी ने क्या किया, भारतीयों को उस युद्ध में शामिल होने का समर्थन नहीं किया था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी के द्वारा समर्थन किया गया था। थर्ड है भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा यानी ब्रिटिश के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध यानी इनवैलिड, अवैध घोषित कर दिया गया। तो ये सही हो जाएगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसको क्या किया गया था, अवैध घोषित कर दिया था नमक कानून तोड़े जाने के उल्लंघन या परिणाम स्वरूप। तो आंसर क्या होगा हमारा 1 और 3 हमारा ऑप्शन हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली को समाप्त करने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1894 में उन्होंने क्या किया था, दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी और जो भारतीय मजदूर हैं उनके शोषण के विरुद्ध क्या चलाया था, आंदोलन चलाया था नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना के बाद। कहाँ, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में वो वकालत के लिए गए थे, मैं इसी दौरान उन्होंने सब काम किए हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश एवं भारतीयों की जो भर्ती है उससे संबंधित प्रस्ताव को गांधी जी ने समर्थन दिया था।
और ये सोच के दिया था कि इसके बदले में हमको क्या मिलेगा, स्वायत्तता मिलेगी। और नमक कानून, जब 1923 के आसपास नमक कानून तोड़े गए, उस टाइम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको क्या कर दिया था, ब्रिटिश सरकार ने अवैध घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी समुदाय, जो भारतीय प्रवासी समुदाय है उसके लिए संवैधानिक और कानूनी समर्थन के संदर्भ में निम्न कथन दिए गए हैं, उन पे हमको विचार करना है। फर्स्ट कथन है, OCI कार्ड के माध्यम से भारत में द्वैध नागरिकता की अनुमति है। तो किसी भी परिस्थिति में हमारे यहाँ द्वैध नागरिकता की अनुमति नहीं है। पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को भारत की और वहाँ की स्टेट की मिलती थी, लेकिन उसको भी खत्म कर दिया गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चाहे OCI हो, NRI हो, कोई भी हो, उसको द्वैध नागरिकता की अनुमति नहीं दी गई है। सेकंड है, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल भारतीय प्रवासी समुदाय के योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। तो ये सही है कि हमारे जो भारतीय प्रवासी समुदाय था उसका योगदान क्या रहा हमारे इतिहास में, उसी के सम्मान में हम क्या करते हैं, प्रवासी दिवस हर साल मनाते हैं 9 जनवरी के आसपास, 9 जनवरी को। थर्ड है, इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड यानी ICWF विदेशों में संकटग्रस्त भारतीयों की सहायता के लिए स्थापित किया गया है। तो ये सही हो जाएगा कि जो इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड है ये विदेशों में जो संकटग्रस्त भारतीयों की सहायता के लिए स्थापित है। तो 2 और 3 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और पूछा भी है कौन सा सही है, तो आंसर B सही है हमारा। फर्स्ट इसीलिए गलत है क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, द्वैध नागरिकता की अनुमति नहीं दी गई है। भारतीय प्रवासी समुदाय की बात करें तो भारतीय प्रवासी उसका मतलब होता है कि भारत से बाहर रहने वाले जो भारतीय मूल के लोग हैं उन्हीं को हम भारतीय प्रवासी समुदाय के नाम से जानते हैं। इसमें NRI हो, OCI हो या फिर हमारे PIO, ये तीनों ही इसमें शामिल होते हैं भारतीय प्रवासी समुदाय में। लगभग 3.2 करोड़ भारतीय मूल के लोगों के साथ 200 से अधिक देशों में हमारे यहाँ से प्रवासी रहते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है ये। भारतीय लोग क्या हैं, दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनके द्वारा जो है हमारे देश में पैसे भी भेजे जाते हैं। तो प्रेषण काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। प्रेषण में भी हम वर्तमान में प्रथम स्थान पे हैं। तो प्रेषण प्रमुख योगदान है वो लगभग 2022 की बात करें तो $100 बिलियन के आसपास इनके द्वारा जो धन है वो प्रेषित किया गया है। इसके अलावा सांस्कृतिक महत्व है, हमारी जो कला संस्कृति है उसको वैश्विक स्तर पे पहचान दिलवाने में जो हमारा प्रवासी समुदाय उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो क्या है, संस्कृति को, हमारी संस्कृति को क्या करता है, खान पान से लेकर रहन सहन, त्योहार हो, इनकी वैश्विक स्तर पे मान्यता मिली है। राजनीतिक में देखें तो बहुत सारे देशों में आप देखोगे कि जो भारतीय नेता हैं वो प्रमुख पदों पे आसीन हैं। जैसे कुछ समय पहले ब्रिटेन में वहाँ के जो PM थे वो भी एक भारतीय मूल के व्यक्ति ही बने थे। ये क्या है, भारतीय मूल के नेताओं को प्रमुख पदों पे होना भी एक महत्वपूर्ण है। और मॉरिशस यहाँ देखोगे तो यहाँ PM के पद पे क्या है, भारतीय काफी PM, राष्ट्रपति आदि के पद पे आसीन होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सपोर्ट देखें इंडियन डायस्पोरा को तो हमारा जो संविधान है द्वैध नागरिकता की अनुमति तो देता है नहीं, 2 नागरिकताएं एक साथ हमारे यहाँ प्रदान नहीं की जा सकती। लेकिन जो OCI कार्ड है, PIO है, इनको कई अधिकार दिए गए, अतिरिक्त अधिकार, जैसे अन्य विदेशी की तुलना में इनको कुछ ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं। अनुच्छेद 9 की बात करें तो ये हमारे नागरिकता से संबंधित है और अगर कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता तो ऐसी स्थिति में जो भारत की नागरिकता है उसकी समाप्त हो जाती है। जैसे ये दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेगा तो भारत की नागरिकता उससे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसी से संबंधित है हमारा अनुच्छेद 9। हर साल हम 9 जनवरी को क्या करते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं उनके सम्मान में। और इनको क्या क्या अधिकार दिए गए, ये संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, भारत में निवेश कर सकते हैं और जो कुछ वित्तीय बाजार हैं उनमें भी ये भाग ले सकते हैं। इसके अलावा भारतीय कानून है उनके तहत इनको शोषण से भी सुरक्षा दी गई है। प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो NRI PIO के योगदान का ये उत्सव है। ओवरसीज इंडियन फैसिलिटी सेंटर है जो भारत और प्रवासी समुदाय के बीच क्या करता है, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है। फैसिलिटेशन सेंटर।
NRI हैं उनके निवेश के लिए सरल योजनाएं जैसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है, फेमा है, इसके दिशा निर्देश जारी हैं। प्रवासी उद्यमियों को लेकर मेक इन इंडिया पहल भी है, जैसे हमारे यहाँ है ऐसे ही उनके लिए भी मेक इन इंडिया पहल बनाई गई है प्रवासी उद्यमियों के लिए। इसके अलावा नो इंडिया प्रोग्राम है जो भारतीय मूल के जो युवा हैं उनको भारतीय विरासत से परिचित कराने का उद्देश्य रखते हैं कि जो भारतीय मूल के युवा पीढ़ी है वो क्या हो, भारत की जो विरासत है उसके बारे में जाने और उस क्षेत्र में वो काम कर सकें। इसके अतिरिक्त प्रवासी छात्र हैं उसके लिए SPDC जैसी योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। मदद पोर्टल है, ये वाणिज्यिक समस्याओं का समाधान करती है NRI के लिए। खाड़ी देशों में अगर श्रमिक विवाद कानूनी सहायता है तो उसके लिए भी हेल्पलाइन नंबर है, समय पे सहायता भी पहुंचाई जाती है। इसके अलावा इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड है, ये क्या करता है, विदेशों में जो हमारे संकटग्रस्त भारतीय हैं उनकी सहायता के लिए काम करता है इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड। और ये श्रमिकों जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके अधिकारों के लिए देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते भी संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हमारा जो इंदौर में भी क्या किया गया है, जो यूनियन कार्बाइड वेस्ट है उसको डंप किया गया है, तो उसी के लिए क्या किया जा रहा है, लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और 1984 की घटना तो सबको पता होगी कि जो भोपाल है, भोपाल में जो यूनियन गैस ट्रेजेडी हुई थी कार्बाइड की, यूनियन कार्बाइड की जो गैस लीक से संबंधित मुद्दा है वो काफी इस बार न्यूज में रहा है, तो इससे क्वेश्चन बनाने की संभावनाएं हैं। तो इंदौर है उसमें कई संगठनों ने क्या किया है, जो वहाँ का धार जिला है वहाँ 337 टन यूनियन कार्बाइड कचरे के निपटान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। और ये कचरा है वो भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का है, जो दुनिया की सबसे भीषण जो औद्योगिक आपदाएं हुई उन्हीं में से एक है। कौन सी, भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें यूनियन जो कार्बाइड है वो गैस लीक हुई थी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जो निपटान है ये यहाँ के निवासियों को और जो इंदौर उसके आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है, इसीलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। और एक यूनाइटेड किसान मोर्चा के नेता, उनका बोलना है कि हमारी एकमात्र मांग है कि ये कचरे को यहाँ क्या नहीं किया जाना चाहिए, यहाँ नहीं जलाया जाना चाहिए, ये इनकी मांग है। औद्योगिक आपदाएं, तो ये हमारे पेपर 3 में काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखते हैं, औद्योगिक गतिविधियों से अगर जीवन को, संपत्ति को या पर्यावरण को नुकसान होता है तो इसी को हम औद्योगिक या गंभीर घटनाओं के नाम से जानते हैं। अगर औद्योगिक गतिविधियों के कारण हमारे जीवन को, संपत्ति को या हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, औद्योगिक घटनाएं या दुर्घटनाएं बोलते हैं। और एक गंभीर घटनाएं होती हैं जिसमें रासायनिक रिसाव हो सकता है, जैसे कोई गैस लीक हो गई जैसे भोपाल में हुई, ऐसे ही कोई विस्फोट हो सकता है, परमाणु दुर्घटना भी हो सकती है और आग भी लग सकती है। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो अगर औद्योगिक गतिविधियों के दौरान घटित होती है तो उसको हम औद्योगिक आपदा के नाम से जानते हैं। कोजेज क्या है, औद्योगिक आपदाओं के कारण क्या है, तो फर्स्ट है कि जो वहाँ के कर्मचारी रहते हैं कई बार उनको अपर्याप्त प्रशिक्षण मिलता है और कई बार लापरवाही भी इन लोगों के द्वारा बरती जाती है, जिसके कारण ये घटनाएं घटित होती हैं। इसके अलावा टेक्निकल फेलियर हो सकता है, जैसे खराब या पुरानी मशीनरी उसको यूज किया जा रहा है, जिससे गैस लीक या फिर अन्य घटनाएं होने की संभावनाएं हैं। नेचुरल कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे भूकंप आया, बाढ़ आई या तूफान आई, इसके कारण किसी औद्योगिक क्षेत्र में दुर्घटना घटित हो जाए। इसके अलावा सुरक्षा नियम है, उनकी अनदेखी करने पे भी ये घटनाएं घटित हो सकती हैं। इम्पैक्ट क्या होता है, तो जन धन की हानि होती है, जैसे ह्यूमन की बात करें तो मृत्यु हो सकती है, चोटें, गंभीर चोटें लग सकती हैं, और जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं, दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। एनवायरनमेंट की बात करें तो हमारा वायु, जल और मिट्टी क्या है वो प्रदूषित हो सकती है। इसके अलावा हमारे इकोनॉमी की बात करें तो संपत्ति की हानि हो सकती है और उत्पादन गतिविधियां वो भी कुछ समय के लिए रुक जाती हैं। सोशल की बात करें तो समुदाय का विस्थापन होता है और जो समुदाय से पीड़ित होता है वो मानसिक आघात से गुजरता है काफी। अब कुछ औद्योगिक जो डिजास्टर की बात कर लेते हैं, इंडस्ट्रियल डिजास्टर की। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी है, ये 1984 में घटित हुई और इसमें जहरीली गैस थी, कौन सी, यूनियन कार्बाइड, उसके रिसाव से हजारों लोगों की मौत हुई थी। ऐसे ही चेरनोबिल डिजास्टर है, इसमें ये यूक्रेन से संबंधित और यहाँ जो रेडियोधर्मी पदार्थ है उनका उत्सर्जन हुआ, जिसके कारण घटना देखी गई, ये रेडियोधर्मी प्रदूषण के लिए जाना जाता है। ऐसे डीप वाटर होराइजन है 2010 की, इसमें तेल रिसाव से जो समुद्री जीवन है उसको क्षति पहुंची थी।
अब सरकार क्या क्या करती है, तो जो खतरनाक उद्योग है उनका रेगुलेशन करती है। इसके लिए कौन सा एक्ट है, जो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 का, वो जो खतरनाक उद्योग हैं उनको रेगुलेशन को देखती है। इसके अलावा फैक्ट्री अधिनियम 1948 है, श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है कि जो भी श्रमिक है उनकी सेफ्टी से संबंधित जो है वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, ये क्या करता है, जो डिजास्टर है उसकी तैयारी और अगर वैसे कोई कुछ घटनाएं होती हैं तो तुरंत प्रतिक्रिया आदि के लिए जो है रणनीति तैयार करता है, उस पर ध्यान केंद्रित करता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो भारत में जो औद्योगिक आपदाएं उनके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भोपाल गैस त्रासदी के जवाब में शुरू किया गया या लागू किया गया, तो ये सही हो जाएगा। जो भोपाल में ये गैस त्रासदी देखी गई, इसके बाद हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का गठन किया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है। दूसरा है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 औद्योगिक आपदाओं की प्रतिक्रिया और रोकथाम पर बल देता है, तो ये भी सही हो जाएगा। थर्ड है कारखाना अधिनियम 1948 मुख्य रूप से औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के साथ साथ पर्यावरण विनियमन, तैयारी और रोकथाम, औद्योगिक आपदाओं की प्रतिक्रिया पे ध्यान केंद्रित करता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पर्यावरण विनियमन आदि को मुख्य रूप से शामिल नहीं किया गया है, बल्कि जो श्रमिक है उनकी सुरक्षा को, स्वास्थ्य को और उनके जो कल्याण से संबंधित चीजें उनको इसमें इंक्लूड किया गया है, लेकिन पर्यावरण इसमें मेनली कवर नहीं किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2, 3 जो है हमारा गलत है, 1 और 2 यानी ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें जो 1948 का फैक्ट्री एक्ट है, इसमें सीधे पर्यावरण सुरक्षा पे ध्यान केंद्रित नहीं किया गया, इसीलिए स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। नेक्स्ट हमारा इलेक्शन कमीशन से संबंधित है, चूंकि जो आपके चीफ हैं अभी उन्होंने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन को एक रिट डाली है, उनको याचिका भेजी है कि जो उम्मीदवार हैं भाजपा के उनके घर पे छापा मारना चाहिए, किसको, इलेक्शन कमीशन को। ये जो आपके चीफ अभी अरविंद केजरीवाल उनके द्वारा पत्र लिखा गया है। और इसमें जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार हैं प्रवेश साहब सिंह, इन्होंने महिलाओं को 1100 रुपए बांटे हैं, 1100 रुपए बांट रहे। इसी क्रम में उन्होंने लिखा है कि देखो ये क्या है, हमारी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन के दौरान उसका उल्लंघन हो रहा है, तो इस पे क्या करो, कार्रवाई करो। इसके अलावा इन्होंने जो जिला निर्वाचन अधिकारी है डीईओ है उसको निलंबित करने का भी अनुरोध किया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मतदाता सूची में हेरफेर की है, ऐसी शिकायत की जा रही है इनके द्वारा कि मतदाता सूची में अगर डीईओ के द्वारा हेरफेर की जा रही है तो इनके ऊपर भी क्या की जानी चाहिए, कार्रवाई की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्वतंत्र चुनाव प्रणाली है, मतदाता का अधिकार है वोटिंग का, उसके जो नाम जुड़ता है लिस्ट में, उन सभी अधिकारों का क्या करो, उल्लंघन कर रहा है, तो इनके ऊपर क्या करो, कार्रवाई करो। अब हम बात करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, आदर्श आचार संहिता। तो ये कौन ये इससे संबंधित दिशा निर्देश कौन जारी करता है, तो ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी की जाती है। जो भारत का चुनाव आयोग है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। इसका एक सेट रहता है ताकि हम क्या कर सकें, स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से और पारदर्शी तरीके से चुनावों का आयोजन करा सके। इसीलिए जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसने क्या किया है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनावों को संपन्न कराने के लिए। उद्देश्य क्या है इसका, तो राजनीतिक दल है, उम्मीदवार है, उनको नियंत्रित करना है, वो जो है सांप्रदायिक या गलत तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं तो उसको रोकना है। चुनाव के दौरान नैतिक व्यवहार का पालन किया जाए, इसको सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। अगर लागू होने की अवधि की बात करें तो जो चुनाव की तारीख की घोषणा करते हैं उससे लेकर परिणाम घोषित होने तक ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहता है। मुख्य प्रावधान क्या है, मतलब ये कब कब और कैसे कैसे इसको लागू किया जाए, तो सामान्य आचरण है, जैसे नफरत फैलाने वाले भाषण हो, रिश्वतखोरी हो या फिर व्यक्तिगत हमले हो, इन पे रोक लगाता है।
इसके अलावा जो मंत्री हैं उनके आचरण को भी सरकारी मशीनरी के उपयोग है उसको सीमित करता है। मान लो कोई मंत्री अभी और नेक्स्ट इलेक्शन होना है तो जो वर्तमान में सरकार होगी वो क्या कर सकती है, संसाधनों का दुरुपयोग कर सकती है ना, इलेक्शन में उसको यूज कर सकती है। तो इस चीज को भी रोकने की कोशिश करता है। प्रचार है उसमें धर्म या जाति या समुदाय आधारित भावनाएं हैं उनका यूज नहीं किया जा सकता। दो समुदायों के बीच हिंसा को भड़काने वाले जो बयानबाजी है वो नहीं की जा सकती। सभाएं हैं इनमें जो सार्वजनिक रैली हैं जुलूस हैं इनके लिए पूर्व अनुमति लेनी पड़ती इलेक्शन के आसपास अगर कोई ये सब करना चाहता है तो। चुनावी घोषणा पत्र हैं तो ऐसे वादों पर रोक लगाता है जो मतदाताओं को अनुचित रूप से क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। जैसे अभी जो 1100 रुपये बांटे जा रहे हैं तो वो महिलाएं क्या करेंगी, जो 1100 रुपये दे रहा है उसी को वोट देंगी ना। तो ये क्या करता है, जो स्वतंत्र रूप से मतदाता वोटिंग करने वाला था उसको इफेक्ट कर रहा है। चुनाव जो निष्पक्ष रूप से होने वाले थे उसको क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। मतदाताओं को जो मन है उसको भटकाव करने की कोशिश की जा रही है। चुनावी कानून है तो चुनावी कानून हमारे यहाँ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट। इसमें ये 1950-51 के और इसमें जो इलेक्शनों से संबंधित काफी चीजें इंक्लूड की गई हैं। भारतीय दंड संहिता है, इसके अलावा अन्य कानून है इनके द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो पात्रता जैसे चुनाव लड़ने के लिए योग्यता और अयोग्यता है इनकी निर्धारित किया गया है। किसमें 1950 और 51 के जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। चुनाव प्रक्रिया जैसे नामांकन कैसे करना है, प्रचार, मतदान और मतगणना इनको नियंत्रित करता है। ये व्यय की सीमा जैसे उम्मीदवार हैं वो राज्य विधानसभाओं का चुनाव है तो कितना खर्च कर सकते हैं अधिकतम, और जो लोकसभा के चुनाव हैं तो उनमें कितना खर्च कर सकते हैं, चाहे से वो दल हो या व्यक्तिगत खर्चा हो, दोनों पे सीमा लगाता है। इलेक्शन कमीशन उसके लिए डिसाइड करता है कि कितना, अभी जैसे वर्तमान में उसको संशोधित भी किया गया है, 2023-24 में उसको संशोधन किया गया है सीमा को। अनैतिक गतिविधियों पे प्रतिबंध लगाया जाता है जैसे रिश्वतखोरी, मतदाता धमकी, सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग आदि पे क्या करता है, रोक लगाता है। चुनावी अपराध है जैसे झूठे बयानबाजी करते हैं, बूथ को कैप्चर कर लेते हैं या अनुचित प्रभाव है, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो जो चुनाव आयोग है उनके द्वारा जो आदर्श आचार संहिता जारी की जाती है उसके बारे में क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट है कि जो आदर्श आचार संहिता है वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कानूनी रूप से लागू किया जाता है। तो यही हमारा गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसको कानूनी रूप से लागू नहीं किया जाता है। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसको कौन जारी करता है, तो इलेक्शन कमीशन करता है। सेकंड, एमसीसी चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों को जाति, धर्म या सामुदायिक भावनाओं का सहारा लेने से रोकता है। तो ये सही हो जाएगा कि जो राजनीतिक दल हो जाति, धर्म या समुदाय को आधार बना के इलेक्शन में क्या नहीं कर सकते, प्रचार नहीं कर सकते, ऐसा इसमें बोला गया। हालांकि करते हैं वो अलग बात है। एमसीसी चुनाव परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद प्रभावी होता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एमसीसी क्या है, जो इलेक्शन की तारीख घोषित की जाती है तब से लेकर और चुनाव के जो परिणाम आते हैं तब तक ये क्या रहता है, लागू रहता है। उसके बाद ये खत्म हो जाता है। और ये बोलना है कि घोषणा के बाद प्रभावी होता है, तो ये गलत हो गया है। तो आंसर क्या होगा, केवल 2 हमारा सही है, यानी बी ऑप्शन सही है। फर्स्ट क्यों गलत है, जो नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के लिए एमसीसी कानूनी रूप से लागू नहीं होती और ये चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं दिशा निर्देश, ना कि जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत। थर्ड क्यों गलत है, क्योंकि ये क्या है, जो चुनाव की तारीख की घोषणा है तब से प्रभावी होता है और परिणामों की घोषणा के बाद ये अप्रभावी हो जाते हैं और ये बाध्यकारी नहीं है। ये नैतिक आचरण को सुनिश्चित करने के लिए होते हैं एमसीसी। नेक्स्ट हमारा जो मोर टनल है उसको ओपन करने से संबंधित है। ये क्या करेगी, कश्मीर और लद्दाख जो कॉरिडोर है उसके साथ जुड़ी हुई है और कश्मीर लद्दाख कॉरिडोर में एक अहम कदम इसको बताया जा रहा है। अब कश्मीर का एक गांदरबल जिला है, उसी में स्थित है जेड मोर सुरंग। इसका उद्घाटन 13 जनवरी को किया जाएगा, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। और ये सुरंग कश्मीर को क्या करेगी, लद्दाख के से कनेक्ट करने की कोशिश करेगी। इसमें हर मौसम में क्या होगा, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो पाएगी, यानी हर माह हर समय ये क्या है,
कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करेगी। सर्दियों में क्या होती है, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी में काफी बाधाएं देखने को मिलती हैं बर्फबारी के कारण। जेडमोर सुरंग की विशेषताएं देखें तो लंबाई है 6.5 किलोमीटर के आसपास, लागत है 26.80 करोड़ की, और इसमें 2 लेन मुख्य सुरंग है और 7.5 मीटर लंबा एक बचाव सुरंग भी शामिल किया गया है। 2 लेन के साथ साथ एक बचाव सुरंग भी है। ये सुरंग क्या करेगी, कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाले जो रणनीतिक कॉरिडोर है उसका हिस्सा है, और जो जिला सुरंग की ओर जाती है, जो जिला क्या है उसका भी पढ़ा था हमने कुछ दिन पहले कि एशिया की सबसे लंबी सुरंग है जो जिला, और गांदरबल से कारगिल के बीच जो यात्रा समय है उसको 3 घंटे से घटाकर 20 मिनट कर देगी, यानी दोनों के बीच समय भी घटेगा यात्रा का। अब जो जिला सुरंग है, जो जिला सुरंग क्या एशिया की सबसे लंबी सुरंग है और कश्मीर को क्या करती है, लद्दाख के कारगिल से जोड़ती है। जैसे ये आपको दिख रहा होगा जो जिला सुरंग, यह है आपका जो जिला सुरंग, जो क्या करती है, कश्मीर है उसको किससे जोड़ रही है, कारगिल से। लद्दाख में है कारगिल, वहीं से ये जोड़ रही है, ठीक है। और ये हो गया जो जिला पास, यानी दर्रा हो गया ये वाला, और ये हो गया आपका सुरंग हो गया। और जो जेडमोर सुरंग है वो है जेडमोर सुरंग, जो गांदेरबाल है इसको कनेक्ट करेगा लद्दाख से। ये निर्माण हो रहा है जम्मू कश्मीर में, और इससे लद्दाख के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो लद्दाख के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पे फोकस है। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो जो जेडमोर सुरंग है उसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन क्षेत्रों को ये जोड़ने का काम करती है। फर्स्ट है जम्मू और कश्मीर को हिमाचल प्रदेश से, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है श्रीनगर को लेह से, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है गांदरबल को सोनमर्ग से, तो ये हमारा सही हो जाएगा कि जो गांदरबल है उसको किससे जोड़ती है, सोनमर्ग से जोड़ती है। और फोर्थ है लद्दाख को तिब्बत से, तिब्बत भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या है, सी है। तो जेडमोर सुरंग जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित है, और गांदरबल को किससे जोड़ रही है, सोनमर्ग से जोड़ती है। हर मौसम में इससे दोनों के बीच में कनेक्टिविटी को सुनिश्चित किया जाएगा, और जो समय है वो भी इसके माध्यम से यात्रा का समय भी कम हो जाएगा। जो जेडमोर सुरंग है ये जो जिला सुरंग की ओर जाएगी, और जो जिला सुरंग कश्मीर को लद्दाख के कारगिल से जोड़ती है। ये हमने पहले ही देख लिया कितना खर्चा है, कितनी लंबी है। अभी जो हमारे जस्टिस BN श्री कृष्णा है उनको क्या किया गया, जो ID वेरिफिकेशन फॉर्म है इक्वल उसी में एक चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष बने हैं किसके, इक्वल के। तो इक्वल के जो सलाहकार बोर्ड है उनके अध्यक्ष बने हैं जस्टिस BN श्री कृष्ण। अब ये पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और इनको भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया इक्वल का। ये डिजिटल ID वेरिफिकेशन सेवाएं प्रदान करती है, कौन, इक्वल। जो डिजिटल ID वेरिफिकेशन संबंधित सेवाएं हैं वो इक्वल के द्वारा प्रदान की जाती हैं। अब नियुक्ति की मुख्य बातें देखें तो बोर्ड है वन मनी, उसको मार्गदर्शन देगा, और जो उपयोग करता है उनके वित्तीय डेटा है उसका समेकित दृश्य प्रदान करेगा। जो नियुक्ति है वो सरकार के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा नियम 2025 से जुड़ी हुई है, और इससे क्या होगा, जो वित्तीय डेटा है उसको समेकित दृश्य प्रदान करने में हेल्प मिलेगी। पहले की बात करें तो 2018 में इनको डेटा प्रोटेक्शन कमेटी के अध्यक्ष बने थे, छठे वेतन आयोग से भी इनका संबंध रहा है, FSLRC है उनसे भी संबंध रहा है, और जो मध्यस्थता कानून सुधार है उस समिति का भी इन्होंने नेतृत्व किया है। तो कुछ महत्वपूर्ण समितियों का इन्होंने क्या किया, नेतृत्व किया है, और आगे भी ये अच्छे काम करेंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं। नियुक्ति का महत्व क्या है, तो ये नियुक्ति है ये डेटा गोपनीयता है और सहमति आधारित जो डेटा है उसके साझाकरण को सुनिश्चित करेगा। यानी कैसा डेटा साझा होना चाहिए, गोपनीय होना चाहिए और
व्यक्ति की सहमति आधारित डेटा साझाकरण को ये सुनिश्चित करेगा। और जो श्री कृष्ण है उनका अनुभव रहा डेटा साझाकरण तंत्र को ये मजबूत करने में हेल्प करेंगे। अभी हमारे यहाँ क्या है, डीपी एक्ट 2023 लागू है और इसके नियमों में कुछ हम संशोधन कर रहे हैं। तो इक्वल है, ये क्या है, बड़ी कंपनियों के लिए पहचान प्रमाणीकरण सेवाएं देती है और कई आईडी प्रदाताओं के साथ डिजिटल एकीकरण करती है। नियुक्ति ऐसे समय में हुई अभी जब सरकार क्या कर रही है, डीपी अधिनियम 2023 उसको लागू करने के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा नियम 2025 को अंतिम रूप दे रही है। यानी कि इसमें कुछ नियम है उनको अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है, उसी समय नियुक्ति की गई है। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो जो बीएनसीवी कृषि समिति है ये पूछा जा सकता है किन समितियों के अध्यक्ष रह चुके हैं, जैसे छठे वेतन आयोग और एफएसएलआरसी तो रहे हैं, दूसरा है डेटा प्रोटेक्शन कमेटी और मध्यस्थता कानून सुधार तो इसके भी रहे हैं। यानी उपयुक्त दोनों में से दोनों समितियों के क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, यानी सी हमारा आंसर सही है। आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ न्यूज एनालिसिस यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।